बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसे कि हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया था, बेऔलादी एक बहुत बड़ी मेंटल ट्रॉमा है। बेऔलादी का जो है एक कि एक बहुत बड़ा सदमा भी होता है बहुत सारे लोगों को। खुदा न खास अगर उनको ये मालूम होता है कि वो इनफर्टाइल हैं या फिर वो मतलब अब जो है वो बेबीज़ बोर्न नहीं कर सकते, तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मेंटल ट्रॉमा होता है। सोसाइटल भी थोड़ा ट्रॉमा होता है। बहुत सारे लोग जब सवालात कर रहे होते हैं तो परेशान हो रहे होते हो कि किस तरीके से लोगों के सवालों का जवाब दिया जाए। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर ली है कि अब जो है वो खुदा न खास किसी के साथ ये मसला है भी, अगर उसको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस है उसके साथ, या फिर कोई भी ऐसा इशू है जो सॉर्ट आउट हो सकता है, जो मेडिकल साइंस इसको सॉर्ट आउट कर सकती है, तो हम जो है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और उसके ऊपर पूरा आपको इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से जो है खुदा न खास अगर आप इनफर्टाइल हैं, आपको इनफर्टिलिटी का आप शिकार हैं या आप बेऔलादी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आप जो है वो किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवा के अपने आप को जो है इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। इसीलिए आज मैंने अपने प्रोग्राम के टॉपिक को ही इनफर्टिलिटी के लिए रखा हुआ है कि इनफर्टिलिटी को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो इनफर्टिलिटी पे काम कर रहे हैं। कराची में एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग जो है वो इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट ऑन फर्टिलिटी। वहाँ पर भी जो है वो ये ट्रीटमेंट किया जाता है बेऔलादी का। वहाँ पर बहुत सारे अच्छे ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं। आज वहीं हम मतलब उसी टॉपिक को उसी जो है वो बात पर मतलब मज़ीद हम बात करेंगे और हम इंफॉर्मेशन भी गैदर करेंगे डॉक्टर से कि किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों की जो है वो खिदमत कर रहे हैं और किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि किस तरीके से जो है हम इस सोसाइटल प्रेशर को जो है वो थोड़ा दूर कर सकते हैं अपने आप से और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। उनकी स्पेशलिटी जो है वो हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट है, एंड देन शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट, FCPS, MCPS एंड MBBS डॉक्टर हैं। वो हमें बताएंगे एक तो जो मेस हैं उसके बारे में भी हमें क्लियर करेंगी और उसके साथ साथ जो है हमें पॉलिसीज़ का भी बताएंगी और ये भी बताएंगी कि किस तरीके से जो है वो आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर हुजूरा शेख मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू इन द प्रोग्राम? थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के शुरुआत में ये बात कही थी कि बेऔलादी एक ट्रॉमा है। जब कभी किसी भी कपल के मतलब उनको जब ये मालूम होता है, उनको पता चलता है कि वो इनफर्टाइल हैं या फिर किसी एक को कोई मसला है, मेल इनफर्टिलिटी का इशू है या तो कोई फ्लॉपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज है, कुछ भी, तो लोग बड़ा इस चीज़ को लेके मेंटली अपसेट हो जाते हैं। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि सोसाइटी में क्यों उतना ज़्यादा उनको डिग्रेड किया जाता है, फिर इसके साथ साथ हम इस ट्रीटमेंट की तरफ भी आएंगे। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि औलाद का होना बचपन से, जैसे कोई भी फीमेल और मेल जवान होते हैं तो तस्वर होता है शादी होगी, क्यों होगी, कि बच्चे होंगे, अपना घर होगा, और उस तस्वर को लेके ही हम अपना मुस्तकबिल जोड़ते जाते हैं कि किस तरह से बच्चे पैदा करने, डेवलप करने और आगे उनको क्या बनाना है। तो उस हिसाब से भी, और वर्ल्ड वाइड में अगर आपको ह्यूमन ज़िंदा रखने हैं तो पॉपुलेशन के लिए आपको औलाद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल 7 कपल्स में से एक कपल को डिफ़िकल्टी होती है कि वो कंसीव करे या बच्चा पैदा करे। क्या वजूहात है डॉक्टर साहब? उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें 1/3 जो हैं, 1/3 तो स्पेशली फीमेल रिलेटेड है, 1/3 जो है मेल रिलेटेड है, बाकी जो 1/3 है वो दोनों के मिक्स होते हैं या फिर इन्वायरमेंट के और इनके इम्पैक्ट्स होते हैं जो हम पहचान नहीं पाते और उनको कहते हैं हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। लेकिन देखा जाए तो जो फर्टिलिटी है या औलाद का होना एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है फीमेल्स की और इवन मेल की, कपल की। तो जब औलाद नहीं होती तो अंदर से
कपल तो थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन हमारा जो माशरा है वो उनको ज़्यादा अपसेट बनाता है। ये कह कर के बेचारी, कहते तो असल में बेचारी हैं कि उनको हमदर्दी दिलवा रहे हैं, लेकिन एक तरफ से जैसे उनको एक तीर लगा रहे हैं कि आप एबल ही नहीं हो कि आप बच्चा पैदा करें, तो उसको अंदर के अंदर से डिप्रेस करती जाती है इमोशनली कि मैं शायद आम औरतों की तरह नहीं हूँ। और उसी तरह सिर्फ ये इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग कहें या कहें कि इनको डिप्रेस किया जाता है, वो सिर्फ औरतों को नहीं है। अगर आप देखें तो मर्दों में बहुत ज़्यादा है। वो औरतें कम से कम घर में बैठकर ये बात तो कर सकती हैं, लेकिन मर्द जो हैं वो बात भी नहीं कर सकते, और ये उनके दोस्त कहने लगते हैं आप ना मर्द हो, और उसमें फिर वो सोशल आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और पहले ही उन लोगों में एक रीज़न है साइकोलॉजिकल कि डिप्रेशन की वजह से उनमें होते हैं, फिर वो दवाइयाँ जब खाने शुरू करते हैं तो और उनमें इनफर्टिलिटी होती जाती है और उनके स्पर्म्स की क्वालिटी कम हो जाती है। तो एनवायरनमेंट और हमारा जो माशरा है, ये दोनों मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं कि रीज़न इनफर्टिलिटी। ओके डॉक्टर साहब, देखें जो हमारे प्रोग्राम करने का मकसद एक तो अवेयरनेस है, वी नीड टू अवेयर द पीपल कि किस तरीके से जो है वो लोगों को आगाह किया जाए, कैसे उनकी जो है मेंटल ग्रोथ को और मज़ीद डेवलप किया जाए। सबसे ज़्यादा मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे कि आप लोग इतना ब्लंटली या इतना डायरेक्टली आप लोगों से ना पूछ लें कि आपकी शादी हो गई है, 2 साल हो गए अभी तक औलाद क्यों नहीं है, या तो फिर इस तरह के सवालात, बिकॉज आप लोग किसी की पर्सनल लाइफ में जाके उससे सवाल नहीं कर सकते। यू डोंट हैव राइट टू आस्क द क्वेश्चन। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर लेट सपोज कोई भी कपल इस तरह का है भी, तो आप उनको सिंपैथी दें, उनको थोड़ा बहुत मतलब इस तरीके से बताएं कि भाई ठीक है, इट्स ओके, अगर नहीं है तो नहीं, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे प्रोग्राम करने का मकसद भी यही होता है कि मैं आप लोगों को आगाह करूं हेल्थ के इश्यूज़ से, सोसाइटल इश्यूज़ से, मैरिटल इश्यूज़ से, किस तरीके से साइकोलॉजिकल आप लोग को ट्रॉमा हो रहा होता है, कौन कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जो किसी भी अच्छे खासे शख्स को एक ट्रॉमा में मुब्तला कर सकती हैं। और फिर उसके साथ साथ जो है सिर्फ ट्रॉमा ही नहीं होता, उनकी मेंटल हेल्थ भी सफ़र कर रही होती है, उसके अलावा उनकी इन्वायरमेंट हेल्थ भी कर रही होती है, वो आइसोलेशन में भी चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से प्लीज़, ये हम सब खुद हैं, ये हमारा माशरा ही है जो हम लोगों को लाइक ट्रॉमा करवा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? एक तो सबसे ज़्यादा मसला ये भी आता है हमारे यहाँ पर कि कोई लड़की बेचारी अभी 25 साल की भी नहीं हुई है तो बड़े अजीब अजीब सवालात आना शुरू हो जाते हैं, भाई बहुत उम्र हो गई है, शादी कर लो। व्हाट द हेल विद दिस? देखें, ये पहले ज़माने में तो ये बातें सही थी, फीमेल्स पढ़ती नहीं थी, घर में होती थी, तो पेरेंट्स यही समझते थे कि लड़की के जवान होने का इंतज़ार करें और जैसे ही वो जवान हो तो एक मशीन बच्चे पैदा करेगी और घर चलाएगी। लेकिन आजकल के दौर में जैसे ही एडवांसमेंट आई है तो औरत भी मर्द के शाना बछाना चल रही है। तो औरत को भी टाइम चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन पूरी करे, अपनी मैच्योरिटी और डेवलपमेंट, मेंटल, नॉट ओनली द फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट को पहुँचे, जहाँ पर वो बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ग्रो अप करके, ब्राट अप करके और अच्छा फ़र्ज बनाए माशरे का। तो उसके लिए आजकल ये तस्वर करना कि 25 साल पर लड़की को शादीशुदा होना चाहिए, ये उसके साथ भी ज़्यादती है, अपने माशरे के साथ भी ज़्यादती है। लड़की को भी उसी एज पर शादी करनी चाहिए जैसे लड़के को की होती है, और 25 और 28-30 साल के दरमियान में। उस टाइम पर औरत जो है वो दोनों तरफ से सपोर्ट कर सके, एक अच्छी माँ भी बन पाएगी और एक अच्छी सपोर्टर और पार्टनर भी हो पाएगी अपने हस्बैंड के लिए। तो ये दिन अगर आजकल देखा जाए तो उस हिसाब से 25 साल से पहले लड़की को इंसिस्ट करना कि शादीशुदा होनी चाहिए गैर ज़रूरी और बल्कि माशरे के लिए नुकसानदायक। देखिए डॉक्टर साहबा, ये तो ठीक है आप इंसिस्ट करे हो नहीं करे हो, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा माशरा जो है, हमारी सोसाइटी जो है वो इस तरह के सवालात करती है इस तरीके से। इवन चले बच्चे तो पढ़े लिखे होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो तो फिर भी इस चीज़ को कॉप अप कर लेते हैं कि ठीक है इट्स ओके, अगर अभी नहीं हुई शादी, अभी इस हिसाब का रिश्ता नहीं मिला है कि आप जिस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर सको। पर जो वालिदैन के लिए ट्रॉमा होता है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। देखें, ये तो हमें अपने माशरे की एक दूसरे की तरबियत करनी पड़ेगी और कर रहे हैं। आजकल के पेरेंट्स भी अच्छे खासे समझदार होते जा रहे हैं
कि ये बात ना कहें, और अगर है भी तो कोई रीज़न है उसको ओवरकम करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उनको बार बार पूछकर इरिटेट करना चाहिए या डिप्रेस करना चाहिए। और एजुकेशन अगर आप बढ़ाएंगे माशरे में, स्पेशली औरतों की, और वो जब घर में बैठेंगी और इस तरह से क्वेश्चन सुनकर उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएगी, तो जब वो खुद सास बनेगी, जब वो खुद माँ बनेगी, तो उसको ऐसे सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द ऐसा माशरा खड़ा किया हुआ है जिसमें सब पेरेंट्स समझदार हैं, एडल्ट समझदार हैं, और ये चीज़ें अपना पर्सनल मैटर समझकर दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी। उसमें हमें औरतों को स्पेशली अवेयर करना पड़ेगा कि अपना टाइम बचाकर प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं, न कि दूसरों को कुरीदने में लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा कि इस तरीके से जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ आप जाते हो, और जब आप लोग मतलब मेंटली आप लोग हेल्दी होते हो, बिकॉज टॉर्चरिंग करना, क्रिटिक करना भी उन लोगों की अलामतें हैं जो दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ना खुद खुश रहना चाहते हैं ना दूसरों को खुश रहने देना चाहते हैं। सो इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे, इनफर्टिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इसमें बिल्कुल एडिशन करिएगा, पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। देखते रहिए हेल्थ टॉक। न्यूट्रिशन का इक्वल कोशिश करके पेरेंट्स के करें। देखें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता भी है, बिकॉज के लड़कियां जो होती हैं वो एक नस्ल चला रही होती हैं, तो अगर वो हेल्दी होंगी, उनकी बोन्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एनेमिक नहीं होंगी, या फिर उनको और मेंटल इश्यूज नहीं होंगे, तो उनके बच्चे भी हेल्दी होंगे। और दूसरी बात ये होती है कि ये आसान नहीं होता कि घर में बैठिए तो घर के काम करिए, तो वो कोई काम नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल होता है कि सुबह उठना, फिर सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना। तो दोनों के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए और दोनों के लिए इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ इनफर्टिलिटी पर। इनफर्टिलिटी में क्या कहेंगे आपके जो बच्चे मतलब जो लड़के लड़कियां, यंग बच्चे, यंग कपल जब मैरिड मतलब जैसे उनकी शादी हुई है, अब बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके से उनको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि अब उनको जाके अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए? अब सबसे पहले तो बच्चे नहीं होने को किस तरह से कहें कि बच्चा नहीं हो रहा है। पहले जब 100 कपल्स मिलते हैं तो एक महीने में सिर्फ 8 को बच्चा होता है, जिसको हम कहते हैं फेकंडिटी। तो पहले तो असेस करना चाहिए कि इनफर्टिलिटी है भी या नहीं है, डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग है या नहीं है। उसके लिए एक कपल जो आपस में रेगुलर साथ रह रहा हो और रेगुलर सेक्स कर रहे हों और उनको 1 साल हो गया हो और कोई भी उसमें प्रोटेक्शन फॉर दी कंसेप्शन नहीं लिया गया हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करें और रेगुलर करें और 1 साल के लिए करें। उसके बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो हम उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कपल्स तो 5-5, 6-6 साल के बाद कहते हैं कि हमें अपना फ्यूचर बनाना था, ये करना, उसके बाद इन चीज़ पर ध्यान देते हैं। कुछ कपल्स जो घर में बैठे होते हैं वो टाइम से पहले ही इधर उधर से अपने चेक। उसके लिए एक क्राइटेरिया होती है कि औरत की जो फेकंडिटी है वो सबसे अच्छी होती है टिल 30 ईयर्स। आफ्टर 30 ईयर्स जो रेट होती है अच्छे अंडे बनाने की वो थोड़ी कम होती जाती है। तो अगर कपल मैरिड है और वो लड़की की उम्र 30 साल है तो 1 साल तक वो इंतज़ार करे कि खुद ही बच्चा हो जाएगा। अगर 1 साल हो गया है और वो साथ में रह रहे हैं उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको दवाइयाँ छोटे मोटे डॉक्टर से या इस उससे पूछकर नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले तो उनके लिए मैसेज है कि अपने डाइट का ख्याल रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, हेल्दी फूड खाएं। जैसे आजकल फास्ट फूड्स बढ़ गए हैं तो फास्ट फूड्स को अवॉइड करना चाहिए और जो हेवी फैट वाले फूड्स हैं उनको कम करके लो फैट डाइट लेनी चाहिए और रोज़ कम से कम आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए या वॉक करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, लेकिन औरत की वेट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। लो वेट होगी तब भी बच्चे होने में मुश्किल होती है, अगर मोटी होती है तब भी। तो इसलिए एक्सरसाइज का ये फ़ायदा होगा और बैलेंस डाइट का कि उनकी वेट मेंटेन रहेगी। 1 साल हो गया है तो फिर पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बहू को और बेटे को कहें कि जाकर आप टेस्ट करवाएं, कि कम से कम पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ नॉट कंसीविंग।
ठीक। अब उसमें ये है कि यहाँ पर हमारे माशरे में ज़्यादातर क्या होता है, औरत को आप जाकर इलाज करवा लें, वो सालों के साल बेचारी लड़की इलाज करवाती फिरती है और उसके हस्बैंड को हाथ नहीं लगाया जाता है। लेकिन मैं बताती चलूँ कि जो रीज़न्स हैं, असबाब हैं जिसकी वजह से नहीं होती है, उनमें से 1/3 रीज़न जो है वो मर्दों में होता है, 1/3 औरत में होता है, और बाकी जो बच्चे हैं उनमें दोनों में होता है या पता ही नहीं चलता है। उसके लिए कोई भी इलाज लेने से पहले, जैसे ही शादी हो रही है, मैं तो कहूँगी जैसे ही लड़की जवान हो रही है तो फोलिक एसिड खाना चाहिए। फोलिक एसिड जो है वो फर्टिलिटी में हेल्दी ओवा और हेल्दी स्पर्म के होने के और उसके बाद डेवलपमेंट में फिटस के बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं और बीमारियों से बचा रहे हैं, अबार्शन से बचा रहा है। और उसके साथ पहले साथ ही जाना चाहिए। तो जो इमोशनली उनको थोड़ा डिप्रेशन सी होती है कि हम में नहीं हुए, शायद हम में कोई ख़राबी है, ये कोई ख़राबी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि कोई हमारे इन्वायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, हमारे इमोशनल रीजंस भी हो सकते हैं, हमारे डाइट का इम्पेक्ट पड़ सकता है, मर्दों के लाइफ स्टाइल का फ़र्क पड़ सकता है, जैसे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या टाइट जीन्स पहनते हैं जो हमारे गर्मी में ये उनको स्पर्म्स को नुकसान पहुंचाती है। तो हम पहली विजिट पर जब वो आएंगे तो उनको लाइफ स्टाइल का बताया जाएगा, उनको हेल्दी हैबिट्स का बताया जाएगा और उन फैक्टर्स का बताया जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं डाइट में या एक्सरसाइज में या लाइफ स्टाइल में या एनवायरनमेंट में, केमिकल्स वगैरह उनको किस तरह से अवॉइड करें कि नेचुरल प्रेगनेंसी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जब टेस्ट किए जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सबब है बच्चे न होने का वो कहाँ है। तो एक जो धुक्के पर दवाई शुरू की जाती है वो उनसे बचा जाएगा, क्योंकि हर दवाई के फ़ायदों के साथ नुकसानात भी होते हैं। और एक मुसलसल इलाज लेने पर जिसका पता ही नहीं है कि नुक्स कहाँ है, प्रॉब्लम कौन सा है, हमें ट्रीट करना है, और दिन से औरतों में और मर्दों में, बल्कि कपल्स में और उनके पेरेंट्स में और उनके दोस्तों में भी डिप्रेशन होता है कि भाई इसने इतना इलाज करवा लिया और बच्चा नहीं हुआ। तो 1 साल के बाद टेस्ट करवाने चाहिए और टेस्ट जब रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद इलाज लेना चाहिए। ठीक, इस तरह टेस्ट करवाने के बाद। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो अताई डॉक्टर्स होते हैं और जिस तरीके के, या चलो एक सिंपल डॉक्टर भी है, उसने भी ये ना इनफर्टिलिटी का इलाज शुरू किया हुआ है। इसके लिए फिर जो ख़वातीन या मर्द हज़रात दवाइयों के लिए जाते हैं तो क्या उनको नुकसान हो सकता है, या फिर गायनाकोलॉजिकल जो इशूज़ जो भी होते हैं या फिर इनफर्टिलिटी के इशूज़ हैं तो क्या वो गायनाकोलॉजिस्ट सॉर्ट आउट कर सकती हैं? जी, गायनाकोलॉजिस्ट जो सिंपल MBBS है वो भी कर सकती हैं अगर उनको पता हो कि फॉल्ट है कहाँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दोनों तरफ पर मसला है। कुछ तो पेशेंट्स खुद भी अग्री नहीं होते हैं कि पहले हम टेस्ट करवाएं, और कहीं पर तो डॉक्टर्स भी जल्दी के चक्कर में कि हम पहले पेशेंट को सेटिस्फाई करें वो फिर कर भी पाएँ, टेस्ट नहीं करवाती हैं। तो मेरी डॉक्टर साहिबान को भी रिक्वेस्ट होगी कि पहले टेस्ट करवाएं और पेशेंट्स को भी रिक्वेस्ट होगी कि डॉक्टर से डिमांड करें कि हमारी टेस्ट करवाए जाएं और जो तदाबीर हैं फर्टिलिटी बढ़ाने की वो बताई जाएं। जैसे मैं बता चुकी कि डाइट के, एटमॉस्फेयर के, एक्सरसाइज के जो इम्पेक्ट पड़ते हैं और वेट के, ठीक। और उसमें फिर ये है कि हमारे ज़्यादातर जो हैं फैक्टर्स वो हैं कि औरत में अंडा सही नहीं बन पाता है, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि फ़ौरन से दवाई दी जाए। उनके लिए ये है कि अगर रेगुलर पीरियड्स उसको आ रहे हैं 21 दिन के बाद या 35 दिन के अंदर तो इट इज़ नॉर्मल। अगर 21 दिन से पहले आ रहे हैं मेंसेस या 21 दिन से बाद आ रहे हैं तो उसमें ये होगा कि मोस्ट प्रोबेबली उसको अंडे बनाने में मुश्किलात होंगी, तो वो टेस्ट होने चाहिए। उसके लिए हार्मोन्स हैं, हमारे दिमाग से हार्मोन निकलते हैं जो अंडेदानी पर असर करते हैं, फिर अंडेदानी में अंडा बनता है और उसके साथ साथ हार्मोन्स निकलते हैं जो बच्चेदानी पर इम्पेक्ट डालते हैं, और फिर बच्चेदानी जो है वो इस काबिल होती है कि बच्चे को रिसीव करे। अंडा बनता है अंडेदानी में और मर्द का जब जरासीम आते हैं दोनों फेलोपियन ट्यूब, एक ट्यूब होता है रास्ता, वहाँ पर जाकर आपस में मिलते हैं। तो हमें चेक करना चाहिए कि अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमें चेक करना चाहिए कि मर्द के जो स्पर्म है वो फास्ट चल सकते हैं और वो सर्विक्स से लेकर ट्यूब तक पहुंच भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और तीसरा, अगर वो भी चल पा रहे हैं, अंडा भी बन रहा है, तो वो रास्ता खुला हुआ है कि उनको मिलने दे, ये वो नहीं। तो इसीलिए ये 3 टेस्ट कम से कम ज़रूर करवाने चाहिए। एक तो हार्मोन्स, और दूसरा स्पर्म्स मेल के सीमन एनालिसिस,
तीसरा टेस्ट ट्यूब का टेस्ट। लेकिन मैंने अपने 34 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, मैंने नोट किया है कि हमारी डॉक्टर साहिबान भी पहले तो ऐसे ही दवाई दे देती हैं और फिर जाकर ट्यूब टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, या कभी कहती हैं तो पेशेंट नहीं मानते हैं। पेशेंट है, दे आर नॉट एज नॉलेजेबल एज द डॉक्टर। तो डॉक्टर का काम है कि उनको अच्छी तरह से काउंसिल करे और एक्सप्लेन करे व्हाट इज़ द बेनिफिट। और दवाइयाँ जैसे हम अमूमन जो देते हैं अंडे बनाने की, वो अंडे बनाने की दवाइयाँ जो है अंडे दाने की कैंसर का रीज़न है। तो हमें हर चीज़ का पता है कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हर अच्छी दवाई के अच्छे इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट या बुरे इम्पैक्ट भी होते हैं। तो हमें दवाई कभी भी बगैर सोच विचार के और बगैर असेसमेंट के नहीं देनी चाहिए, उनसे बहुत बड़े नुकसान होते हैं हेल्थ के। कई लोगों को कैंसर हो जाती है अंडे दाने की, कई लोगों को बच्चेदानी की कैंसर। इरेगुलर दवाई लेने से इरेगुलर ब्लीडिंग होने लगी। पहले पेशेंट आती हैं मैं बिल्कुल ठीक थी, अब मेंसेस मेरे ऊपर और नीचे, क्योंकि अंदर के हार्मोन से हम जब बाहर के हार्मोन दे रहे हैं तो आपस में हमें एक असेसमेंट करनी पड़ती है कि किस टाइम पर कितने डोज में। डॉक्टर साहब, हार्मोनल थेरेपी के लिए क्या कहेंगे आप? हार्मोनल थेरेपी जो है बहुत ज़्यादा आजकल इसका रुझान बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए क्या मतलब आप लोग क्या करते हैं? इसमें होता है ये हार्मोनल थेरेपी क्या कोई इम्पोर्टेंट है? हार्मोनल थेरेपी में हार्मोन्स बहुत सारे हैं। अब जो मेन रीज़न जो है, जो हार्मोन्स हमारे इनफर्टिलिटी काज करते हैं, उनमें एक हार्मोन है जो स्ट्रेस से बढ़ता है, प्रोलैक्टिन कहते हैं उसको। वो दिमाग में एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, वहाँ से गुदूद से निकलता है। अब वो अगर आप स्ट्रेस देते रह रहे हो और ऊपर से उसको इलाज का दे रहे हो कि एंटी प्रोलैक्टिन, तो फ़ायदा इतना नहीं करेगी। उसको रिलैक्स भी करोगे, हार्मोन थेरेपी भी दोगे तो पता चलेगा, लेकिन वो धुके पर नहीं होती। हम टेस्ट करवा कर असेस कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा है, सिर्फ दवाई दें या उनका ऑपरेशन करके गुदूद का हिस्सा निकाला जाए। ठीक। दूसरा हार्मोन है जो फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट डालता है, वो है थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन अगर कम हो जाए तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, मेंसेस बंद हो जाते हैं या देर देर से आने लगते हैं, मोटापा हो जाता है। अगर वो हार्मोन थायराइड जो है वो ज़्यादा हो जाए तो अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं या फर्टिलिटी नहीं होती है। तो उसके लिए पहले टेस्ट होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन नॉर्मल है, कम है या ज़्यादा है। उस हिसाब से देने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी बगैर असेसमेंट के देना एक वो जहर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थायराइड हार्मोन कम है तब भी नुकसानदायक है फर्टिलिटी के लिए, ज़्यादा है तब भी। उसी तरह प्रोलैक्टिन को भी ज़्यादा सप्रेस करो भी इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही बढ़ता है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन बच्चे को दूध पिलाने के लिए काम आ रहा है। तो बॉडी को एक बैलेंस हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। उसी तरह से अगर हम उनको हार्मोन्स दें और हमें पता है कि दिमाग से एक गुदूद है जिसमें से FSH निकलती है जो हमारी अंडेदानी को स्टिमुलेट करती है, वो ऑलरेडी निकल रहा है, तो बाहर से देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको डिप्रेस कर देगा, उनको डिस्टर्ब कर देगा। तो हार्मोन्स बिल्कुल देते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेज, और हर एक को एक जैसे इलाज नहीं होता। ठीक है, आप कह रही हैं कि मीन हार्मोनल थेरेपी भी बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, दैट्स वेरी इफेक्टिव। बट वही बात है कि एक्सपर्ट अगर उसको हार्मोनल थेरेपी को देखेगा, टेक केयर करेगा, तो ही जो है उसको अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग हार्मोनल थेरेपी के ऊपर बात कर रहे थे, इसके अलावा जो है वो हम इनफर्टिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी का क्या जो है वो रीज़न है और सोसाइटल प्रेशर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को जो है वो हमें सॉर्ट आउट करना है। हमारे से एक वो माहिर डॉक्टर मौजूद है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं, बता रही हैं हमें कि किस तरीके से जो है वो हम लोग इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, या फिर अगर कोई भी कपल इस परेशानी में मुब्तला है तो किस तरीके से वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। एक तो आपने ये भी बताया कि एक अगर कपल है और वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो वो बस लड़की ही जाती रहती है अपने ट्रीटमेंट के लिए, मर्द हज़ार जो है वो अवॉइड करते हैं, वो नहीं जाते, जबकि
बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उनको कहा जाता है कि आप मर्दों को भी कहा जाता है कि आप भी चलें, आप भी अपना चेकअप करवाएं। मेरे ख्याल से उनके अंदर कोई एंजाइटी या खौफ होता होगा, कोई प्रॉब्लम निकल आई तो फिर क्या होगा। असल में हमारी जो सालों से ट्रेडिशन बना हुआ है कि खराबी जो है सिर्फ औरत में है, भले साइंटिफिकली अनप्रूवन है तब भी, और मर्द उसीलिए मर्द को छेड़ा ही नहीं जाता था। और उन्होंने ये जहन में बना लिया है कि हम तो मर्द हैं, बच्चा होना ही है। लेकिन कभी रेगुलर सेक्स हो, लुकिंग हेल्दी, बट उसके बाद भी स्पर्म्स नहीं बन पाते हैं। उसका ये रीज़न है कि कभी उनका बचपन में कोई हर्निया का ऑपरेशन किया हुआ हो, टेस्टीज अनडिस्टेंडेड होते हैं या मम्स होते हैं, उनमें मर्दों को नहीं होता। लेकिन उनको बच्चों की जब बचपन था तो उनके दौरानिए में जो इलाज हुआ है वो उनको पता ही नहीं होता है, तो वो ये समझ बैठते हैं। और दूसरा, ये हमारा ट्रेंड बन गया है, तो मर्द जब आपस में बैठते हैं तो ये एक सेक्स पर और सोशल कॉन्टेक्ट्स जो है उन पर बात करते हैं। लेकिन उसमें अगर कोई बंदा बात ना करे तो उसको वो बहुत अपने दोस्त ही बुरा समझते हैं, अरे यार आप हिस्सा नहीं ले रहे हो तो क्या आप मर्द नहीं हो क्या, क्या? उस शर्म के मारे वो एक तो अपना रीज़न जो है वो बता नहीं पाते हैं, और दूसरा अंदर से अंदर वो डिप्रेस होते जाते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, मैंने एज अ गायनेकोलॉजिस्ट और मैं ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट सेंटर पर एज अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट काम कर रही हूँ कि बहुत सारे मेल्स हैं जो अकेले में तो हर चीज़ बताते हैं, लेकिन अपनी वाइफ के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ ये बात बताना नहीं चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है या है। उसमें उनमें ज़्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती हैं और उसको वो इग्नोर कर लेते हैं। उनको मिलने में प्रॉब्लम होती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है, लेकिन वो शर्म के मारे न अपने दोस्त को बताते हैं न ही डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसमें उन लोगों का कसूर नहीं है। अगर उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ा इम्पेक्ट डालता है स्पेशली मेल फर्टिलिटी पर, या कभी कभी वो बहुत हेवी स्मोकिंग करते हैं, तो उस स्मोकिंग की वजह से भी ये डिज़ायर भी कम हो जाती है और क्वालिटी भी स्पर्म्स की कम हो जाती है। लेकिन वो शेयर नहीं करते। या आजकल हमारे माशरे में गुटखा बहुत कॉमन हो रहा है। गुटखे में जो है वो भी स्पर्म की क्वालिटी पर और उसकी मोटिलिटी पर इम्पेक्ट डालता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेल्स जो हैं वो भी अपने आप को भी कंसीडर करें। वो दौर ख़त्म हो चुका है, ये किसी का हाथ का बस की बात नहीं है ना, ये तो कुदरत की तरफ से देना होता है। सिर्फ साइंस उनकी हेल्प करती है कि फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न, कि उसमें 10-20 साल गुजार कर फिर आएँ जब उनको डायबिटीज़ हो जाए, उनको हाइपरटेंशन हो जाए, उनकी दवाइयाँ खुद जो हैं वो इनफर्टिलिटी पर इम्पेक्ट डालें। तो मर्द हजरात भी जो हैं वो जल्दी से अपने आप को एवेल्यूएट करवाएं, और इसमें इमोशनली ब्लैकमेल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी माशरे को तो वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करें पॉजिटिवली, कि उनको कहें कि इलाज मौजूद है। ये नहीं है कि इलाज मौजूद नहीं है, इलाज मौजूद है, इलाज को ट्राई करना चाहिए। और उसके लिए आजकल पूरी दुनिया में असिस्टेड रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत अच्छे उसके पॉजिटिव सक्सेस रेट आ रहे हैं। और तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने माशरे को तो इन चीज़ों को इतना लॉन्ग टर्म नहीं लेना चाहिए और इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। टाइमली अपना चेकअप करवा कर और एक दूसरे से बात शेयर करें। और ये बीमारी होना, बच्चा न होना कोई ये बुरी आदत नहीं है कि हम कहें कि हम शराबी हैं, हम गलत काम करें, हम चोरी करें। तो इसको एक सेहत का फैक्टर समझकर और असेस करवाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ये एक मतलब दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील कि हम लोग जो है वो इतना इसको हमने वो एक टैबू बना के रख दिया है। और दूसरा जो है वो बात करने से भी बहुत सारे लोग कतरा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं। देखिए हर चीज़ का एक सल्यूशन होता है, हर चीज़ का एक ट्रीटमेंट होता है, और खुदा ना खास्ता अगर ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ सक्सेस रेट नहीं है तो फिर वो अल्लाह ताला की कोई मसलहत होती है। तो डॉक्टर साहिबा जो लोग चले अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि जिन लोगों को लेट सपोज अब मसला ये कि उनका ट्यूब्स में इशू है या फिर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर और भी मसले मसाइल हैं जो ट्रीटेबल हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगी? स्टेप बाय स्टेप बताइएगा कि ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं। हमारे बहुत सारे लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको हम लोग को अवेयर करना है। अब देखें, मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की कि प्रॉपर पहले तो डायग्नोसिस करवाना चाहिए
और उसके बाद जो डायग्नोसिस है, अगर एक्सपर्ट है, जैसे हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी कंसेप्ट सेंटर ऑस्ट्रेलियन है या और कराची में है, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में है, वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या सिंपल जीपीज़ हैं, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो टेस्ट करवा कर फिर पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले ही वहाँ रेफ़र कर दें और फिर वहाँ से कांटेक्ट करके थ्रू रेफरल और उनके हिसाब से उनको फॉलो अप के लिए लेते चलें। और जहाँ पर हम आ रहे हैं, ये जो हमारे स्पेशल फर्टिलिटी सेंटर्स हैं, वहाँ जाने का फ़ायदा ये है कि जहाँ पर वो नुक्स होगा उसका ही सिर्फ इलाज करते हैं, मिक्स इलाज नहीं होता है। अब जैसे सपोज़ औरत है, उसका ट्यूब बंद है, उसके मेन रीज़न हमें पता है कि हिस्ट्री लेंगे कि टीबी जो हमारे पाकिस्तान में कॉमन है, तो टीबी जो है ट्यूब्स को और बच्चेदानी के जाता है जहाँ पर बच्चा ठहरता है उनको डैमेज करती है। तो उसका इलाज अगर टीबी का टाइमली होगा तो बच्चा हो सकता है। अगर उसको कोई क्लीमेडिया इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बहुत ही कॉमन है, उसकी बहुत ही इजी इलाज है मेडिसिन्स पर, वो इलाज करवाएगा तो उस पर बच्चा हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी में जो मेल फैक्टर है उसमें जो स्पर्म्स की क्वालिटी है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि स्पर्म्स जो है मूव नहीं कर पा रहे हैं, उसमें मूव न कर पाने का एक रीज़न स्मोकिंग है, दूसरा ये साइकोलॉजिकल एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हैं या डायबिटिक है। और हमारे यहाँ हेल्थ की एनालिसिस होती नहीं है, तो बहुत जब ज़्यादा बढ़ जाती है डायबिटीज़ तब जाकर डायग्नोज होती है। तो डायबिटीज़ के लिए अगर असेस करवा लेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, तो उसमें भी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। लेकिन मेल में हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं जो एक ताकत की समझो दवाई है, लेकिन मेजॉरिटी में जो मेल फैक्टर्स है उसमें मेडिसिन्स पर टाइम वेस्ट करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं चाहिए, नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ लोगों तो यूरोलॉजिस्ट से करके और फौरन से असिस्टेड रिप्रोडक्शन पर जाना चाहिए। ओके ओके। अच्छा, खवातीन के अंदर ऑपरेशन की या फिर इनफर्टिलिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए सर्जरीज कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं? देखिए, हम ट्यूब्स के लिए हिस्टेरोसेल्पेंजियोग्राम करते हैं, लेकिन अगर जिसको फर्टिलिटी 3 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो हम रिकमेंड करते हैं, और इंटरनेशनल गाइडलाइन भी यही है कि आप लेप्रास्कोपी पर चले जाएं। लेप्रास्कोपी पर लेप्रास्कोपी के 2-3 मज़ीद फ़ायदे, एक तो हम ट्यूब्स देख लेते हैं अपनी आँखों से कि उनमें से डाई गिर रही है और खुले हुए हैं। दूसरा, उसी टाइम पर कभी किसी बीमारी की वजह से एडिजन्स पेल्विक में थोड़ी बहुत हो जाती हैं तो हम वो तोड़ कर ख़त्म कर देते हैं कि उसका रास्ता साफ़ हो जाए। और कभी कभी क्या होता है कि जो ज़्यादातर इशू है पीसीओ, औरतों में हार्मोनल इम्बेलेंस का, समझो कि अगर हमारी इनफर्टिलिटी 30% फीमेल रिलेटेड है तो उनमें से 30% को ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। उसमें एक मोटा तह जम जाता है, समझो चर्बी का, जैसे पेट का, ओवरी के, हाँ ओवरी के, एपिथेलियल थिकनेस वॉल कहते हैं जिसको नहीं, हम इसको कहते हैं कि होता तो लेयर वही है, एपिथेलियम का ही है उस पर, लेकिन वो ज़्यादा फैटी हो जाता है, उसलिए अंडा बन भी पाता है। हम दवाई देते हैं अंडे बढ़ाने की, तो वो वहाँ से निकल नहीं पाता। तो हम ओवेरियन ड्रिलिंग करके उसको जो तह होता है मोटा, उसको थोड़ा होल्स बना लेते हैं कि वो चर्बी गल जाए तो फिर वो बच्चा निकलना होता है। तो उसके बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं, और उससे एक हार्मोन एलिश वो भी ड्रॉप हो जाता है और स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन भी शुरू हो जाती है। तो ये उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। अगर वहाँ उसको इंडोमेट्रियोसिस है और उसकी वजह से एडिजेंस है तो हम सर्जरी करके वो भी एडियोलिसिस कर लेते हैं। कभी ओवेरियन सिस्ट या इंडोमेट्रिक है तो उनको हम कर लेते हैं। और बाकी तो आजकल के दौर में ट्यूबोप्लास्टी पहले ज़माने में होती थी कि ट्यूब्स को रिकन्स्ट्रक्ट करें या ओपन करें, लेकिन असिस्टेड रिप्रोडक्शन की जो सक्सेस रेट है वो ट्यूबोप्लास्टी से ज़्यादा है। तो उस लिए आजकल ट्यूबोप्लास्टी तो ऑलमोस्ट जैसे ख़त्म ही हो गई है और हम डायरेक्ट ही असिस्टेड रिप्रोडक्शन पर चले जाते हैं। और कभी कभी बहुत रेयर काजेज़ होते हैं कि सर्विक्स का जो आस होता है वो बहुत ही नैरो होता है, टाइट होता है, तो उसके लिए हम लोग सर्वाइकल डायलेटेशन कर देते हैं, तो उससे भी ये रोल
अदा हो जाता है। ठीक है, मतलब दिस ऑल थिंग्स आर लाइक यू नो के असिस्ट कर रही होती हैं, और ये सब आपने बहुत इजीली बता दिया और कितना अच्छा आपने बताया कि ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इस तरीके से जो है वो हम इसके सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये तो आपने ख़वातीन के लिए बता दिया, मेल हजरात के लिए क्या कहेंगे? उनको भी आप कह रहे हैं कि यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, राइट? यूरोलॉजिस्ट को बिल्कुल, और स्पेशली जिनकी फर्टिलिटी में स्पेशलिटीज़ हों तो यूरोलॉजिस्ट की। और उसमें ये है कि उसमें भी यही है कि या तो टेस्टिस छोटे होते हैं, या फिर उसमें जो टेस्टिस से लेकर और एक ट्यूब होता है जो एपिडिडिडिमिस कहते हैं, वो उसका रास्ता बंद होता है, वही ये, तो उस वजह से इनको बचाने। और कभी कभी कंजेनाइटली एबनॉर्मलिटी होती है, एबनॉर्मलिटी जिसकी वजह से वो टेस्टिस में स्पर्म्स बन ही नहीं पाते हैं। अगर स्पर्म्स मूव नहीं कर रहे होते हैं तो फिर हम उस जो ट्यूब होता है उसमें से ही स्पर्म्स निकाल कर, बने हुए तो हैं वहाँ तक तो आए निकाल कर, और ये असिस्टेड रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन नहीं हो तो आजकल एडवांस है कि टीज़ा कहते हैं, और उसमें टेस्टिस से थोड़ी बायोप्सी लेकर अंडर माइक्रोस्कोप, और वहाँ से असल में प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उसमें DNA होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो इसी प्रोसीजर है, एक एडवांस स्टेज है IVF से, तो वो लेकर और अंडे में इंजेक्ट किया जाता है। IVF से एडवांस क्या बताया आपने, जरा और रिपीट करिएगा? IVF है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि अंडा लेते हैं और उसके साथ ही स्पर्म्स रख देते हैं कि आपस में स्पॉन्टेनियस मिलें, एक एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट बनाकर लेबॉरेटरी में। लेकिन इसी में क्या होता है कि इंजेक्शन के थ्रू वो स्पर्म जो है उसका न्यूक्लियस लिया जाता है और वो डायरेक्ट ही इंजेक्ट किया जाता है अंडे के अंदर। तो उसमें डेफिनेटली वो तो है कि अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, उसको खुद को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, लेयर होता है जोना पेल्यूसिडा। लेकिन इसमें जब हम डायरेक्ट डालते हैं तो चांसेस ऑफ फर्टिलिटी बढ़ जाते हैं, और ये स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी में बहुत बेनिफिशियल रहता है। ओके, तो मेल इनफर्टिलिटी में जो है इसका बड़ा फायदा है। इनफर्टिलिटी में ये करते हैं। सही सही। तो डॉक्टर साहबा, ये तो आपने बता दिया सारी वो चीज़ें जो लाइक हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम सरोगेसी जिसको हम कहते हैं, सरोगेसी इज़ नॉट अलाउड in Pakistan and in Islam as well. So कुछ कपल्स जो हैं सरोगेसी के लिए आई गेस अब्रोड जाते होंगे, या तो फिर उनके लिए क्या होता है, लाइक इट्स अलाउड टू डू और नॉट? देखें, एज अ specialist for the infertility, I will appreciate and encourage the couples to go for surrogacy or ovum donation or sperm donations. लेकिन इस्लाम में भी हमारी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे UAE है, सऊदी अरब है, उसमें ये स्पर्म डोनेशन की परमिशन देते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। तो हम लोग इनकरेज करते हैं लोगों को तो एडॉप्शन की तरफ जाएं, बच्चा लेकर पालें, हाँ कर लें। अगर नहीं कर रहे हैं तो स्पर्म डोनेशन पर जाएं। और स्पर्म डोनेशन तो बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अमूमन समझो 99% कपल में तो हमें टीज़ा और बायोप्सी से मिल जाता है स्पर्म। बाकी जो 1% 2% बचते हैं उनको हम यूक्रेन, जॉर्डन में हो रही है, UK में हो रही है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उनमें कहते हैं कि जाकर आप this is very controversial, so I can't elaborate here. And मैं सिर्फ अपने नाज़रीन को की इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाह रही थी, और अपने नाज़रीन की नॉलेज के लिए या उनके मसले के हल के लिए, बिकॉज हमारा रीज़न ये होता है टॉक करने का कि जितना हो सके हम लोगों की मदद कर सकें, अपने प्रोग्राम की तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें कि किस तरीके से जो है वो आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और खुदा ना ख्वास्ता जो है वो आप इस मुश्किलात में मुब्तला हैं तो आप एक सही राइट जगह पर जाएं, ना कि ऐसी जगहों पर चले जाएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि कंटिन्यूसली मेडिकेशंस लेने की वजह से आपको कैंसर तक का भी जो है वो के ख़तरा हो सकता है। तो दीज ऑल थिंग्स आर लाइक वेरी ट्रामेटिक, एंड बेचारी एक खातून जो है और एक ऑलरेडी एक अजियत में से गुजर रही है, और उसके ऊपर जो एक और प्रॉब्लम आ गई। तो ये डॉक्टर साहबा, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, आप हमारे नाज़रीन को क्या शॉर्ट सा मैसेज देना चाहेंगी? एक में इसमें बिल्कुल ओवम भी डोनेट होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो ओवम डोनेट करके मीनोपॉजल स्टेज पर भी फीमेल्स को हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस
प्रोसेस पर भी जाना चाहिए लोगों को, अगर वो अफोर्ड कर रहे हैं। मैं सबसे अहम मैसेज ये देना चाहूँगी कि पहले तो इसको इमोशनली रिलैक्स होकर और लें, क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट मौजूद है, ऐसी कोई रीज़न नहीं है जिस पर ना हो, लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। और असिस्टेड रिप्रोडक्शन की 30% सक्सेस रेट है, जो बहुत अच्छी रेट है, 4 गुना ज़्यादा है नेचुरल कंसेप्शन से। जबकि नेचुरल कंसेप्शन में हेल्दी कपल्स काउंट होते हैं और इसमें जो अनहेल्दी हैं जिनको कोई रीज़न था उस वजह से, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये समझकर मत आए कि 100 लोग आएंगे तो 100 को ही बचा होगा, ठीक। और दूसरा ये है कि ट्रीटमेंट पर जाने से पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, स्मोकिंग खत्म करें, अल्कोहल ड्रिंक खत्म कंजम्पशन को दूर रखें, एक हाइड्रेटेड दूसरे को रहें। सपोर्ट दें। और स्ट्रेस इज मेन रीजन फॉर इनफर्टिलिटी इन बोथ मेल एज वेल एज इन फीमेल। तो स्ट्रेस को ख़त्म करके रिलैक्स होकर रहें और खुश रहें और खुद ही बच्चा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रीज़न मिल रहा है तो फिर इग्नोर करके अल्लाह पर रखकर ये नहीं करें, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो अल्लाह की तरफ से बनाई गई हैं। नॉलेज इंसान को अल्लाह की तरफ से मिल रही है, तरीके हैं। हम जब नहीं खाएंगे तो बंदा मर जाएगा, इलाज नहीं करवाएंगे तो तबीयत खराब होगी। तो इसी तरह से इनफर्टिलिटी को भी एक रीज़न समझकर और उनको टाइमली आकर, औरतों की ख़ास तौर पर 35 साल से जब उम्र बढ़ जाती है ना, तो फिर रेट कम हो जाता है, इसलिए अर्ली अप्रोच करनी चाहिए बिल्कुल ठीक है। ट्रीटमेंट के थैंक यू लिए। सो मच डॉक्टर Welcome. साहिबा, प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं, बहुत बहुत इंफॉर्मेशन वाली बातों से हमने आपने हमें जो है वो एक्नॉलेज किया, एंड दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड एज वेल एज आवर व्यूअर्स। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको प्रोग्राम जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।